नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रिजर्व बैंक के रेट कट के बाद एक तरफ तो कस्टमर्स को राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जेब को झटका भी लगा है। मामला है सेविंग्स और डिपॉजिट रेट्स में आई कटौती का। तो आज के मनी सेंट्रल में इस मसले पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह मसला सीधा आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। आज बात करेंगे मॉर्गन स्टैनली की एक बड़ी रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में शेयर बाजार को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की गई। क्या है यह भविष्यवाणी, इसे भी जानेंगे। और आखिर में बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ की, भारत पर इसके असर की और चीन की चाल की। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं बैंकों में जमा आपके पैसे की। रिजर्व बैंक ने रेट कट किया तो लोन तो बाद में सस्ते हुए, लेकिन बैंकों ने डिपॉजिट रेट्स और सेविंग खातों पर ब्याज घटाना पहले शुरू कर दिया। सभी बड़े बैंकों ने यह कदम उठा लिया है। बैंक तो सेविंग्स खातों पर मिलने वाले ब्याज में भी कटौती करने लगे। मेरा आपसे सवाल है प्रवीण सर कि क्या है ये पूरा मामला और इसका असर लोगों की जेब पर कैसे होगा? देखिए, अभी जब 9 अप्रैल को आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पेश की और उसमें 25 बीपीएस की कटौती फिर से कर दी रेपो रेट में, उसके बाद से जो ब्याज है, ब्याज दरें वो घटने का सिलसिला शुरू हो गया है, चाहे वो कर्ज की हो चाहे वो डिपॉजिट्स की हो। कर्ज की ब्याज दरें थोड़ी लेट शुरू हुई हैं, लेकिन डिपॉजिट्स की ब्याज दरें ज़्यादा तेज़ी से घटी हैं। और उसमें बड़े बैंक जितने भी हैं उन्होंने अपने जमा पर दिए जाने वाले जो एफडी हैं आपके, उस पर मिलने वाला रेट आपका घटा दिया है जी। साथ ही साथ जो सेविंग्स पे आपको सेविंग जो खाता है वहाँ पे जो आपको ब्याज मिल रहा था उसमें भी कटौती अब होती हुई नज़र आने लगी है। एचडीएफसी बैंक ने 25 बीपीएस की कटौती कर दी है और कई साल में ऐसा पहली बार हो रहा है, जबकि 3% के नीचे चला गया है आपका सेविंग खाते पर मिलने वाला ब्याज। जी। 2011 के आसपास ये लगभग 4% के आसपास था और उसके बाद से इसमें मतलब कटौती होते होते अब ये 2.75% पर एचडीएफसी बैंक का सेविंग खाते पर ब्याज आ गया है। जी। 2020 के आसपास से ही इस तरह की जो सेविंग खाते हैं उनमें कमी का हमने माहौल एक बनता हुआ देखा। और साथ ही साथ जैसे अब एसबीआई है, 10 बीपीएस की कटौती 1 से 3 साल की जो फिक्स डिपॉजिट हैं उनमें किया गया है। बाकी बैंक हैं उन्होंने भी अपने रेट्स इस तरह से कम किए हैं। तो आरबीआई के 25 बीपीएस की कटौती करने के बाद अब जो है आम आदमी की जेब पर भी एक झटका दिखाई दे रहा है। आज जो है कई बैंकों की जो डेडलाइन थी वो आज तक की थी, 15 तारीख से ये नए जो रेट हैं, कम रेट जो हैं वो लागू कर दिए हैं इन बैंकों ने। तो जाहिर तौर पर जिन लोगों ने पहले नहीं करा पाई एफडी, अब उनको इस पूरे मामले में ज़्यादा आप समझिए कि थोड़ा सा नुकसान उनको अपने एफडीज़ पर होगा। सेविंग खाते में अगर आपकी रकम पड़ी है तो वहाँ पर भी आपको झटका दिखाई देगा। विशाल सर, ग्लोबल मार्केट में देखिए अनसर्टेनिटीज भरी हुई है, उथल पुथल मचा हुआ है। एसआईपी करा रखे हैं तो वहाँ भी डेंट पड़ा हुआ है। सोना खरीद आप नहीं सकते हैं, लाख रुपए के आसपास चल रहा है। चांदी भी 1 लाख के आसपास है सर। ऐसे में वहाँ से तो कमाई नहीं हो रही थी, रही बची जो कसर है सर कि बैंकों में पैसा रखिए और उससे जो ब्याज मिले उससे अपने घर खर्ची चलाइए या तमाम तरह के जो खर्चे हैं उनको पूरा करिए। अब वहाँ भी सरकार जो है, जो कहिए कि वहाँ भी डेंट पड़ना शुरू हो गया है सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसा हमने कई बार अपने मनी सेंट्रल में डिस्कस किया है इस चीज़ को कि अब ब्याज दरों का ना डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है। साइकिल उनका जो है वो निचले लेवल पर जाने का शुरू हो गया है। अब आप ये समझिए कि अगले कुछ दौर और ऐसे आएंगे जिनमें आरबीआई रेट कट करेगा 25 बीपीएस के या हो सकता है 50 बीपीएस के। जिस तरह से आज महंगाई का आंकड़ा आया है रिटेल इन्फ्लेशन का या होलसेल इन्फ्लेशन के, दोनों आंकड़े ऐसे हैं जो आरबीआई को, सरकार दोनों को बड़ी राहत देने वाले हैं। 67 महीने के लो पर अगर रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच गया 3.34% पर मार्च में, तो जाहिर तौर पर है कि सरकार को और रिजर्व बैंक दोनों को इस बात की बड़ी राहत है कि उनके पास अब महंगाई से लड़ने का की चुनौती कम है,
ग्रोथ को संभालने की चुनौती ज़्यादा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी से निपटने की अब उनके पास चैलेंजेस ज़्यादा हैं। उस मोर्चे पर आरबीआई के पास ये मौका होगा कि वो और रेट कट करे ताकि लोगों के पास पैसा आए, कर्ज सस्ते हों और वो पैसा देश में डिमांड के तौर पर, खपत के तौर पर खर्च हो और जिससे कि डिमांड बढ़े, इंडस्ट्रीज़ का या कंपनियों का कामकाज निकले। तो अब जो पूरा फोकस रहेगा वो ग्रोथ पे रहेगा, और ग्रोथ पे रहेगा इसका मतलब ये है कि रेट और कट होंगे तो आपके डिपॉजिट्स पर भी रेट कम होंगे और आपके लैंडिंग रेट जो हैं, यानी जो उधारी दरें हैं, ब्याज कर्ज की दरें हैं, वो भी कम होंगी। तो आपको होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सस्ते मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी एफडी अगर आप कराने जा रहे हैं तो वहाँ आपको झटका लगने वाला है, वहाँ आपको रेट्स अब कम मिलेंगे, आपको वहाँ कमाई कम होगी। मौका अभी भी लोगों के पास इस तरह से आप मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो रेट कट हो उससे पहले अगर आप लॉक इन कर लेते हैं एफडीज तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट अगले रेट कट से पहले मिल जाए। जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि हम लोग इकोनॉमिक्स की जब पढ़ाई कर रहे थे तब हम लोगों ने सुना था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, विदेशों में, यहाँ तो भले भारत देश में अगर आप पैसा अपने बैंक में पार्क करते हैं तो आपको 6%, 7% या एक समय ऐसा था कि 12% भी आपको ब्याज दर मिली थी। लेकिन वहाँ कहा जाता था कि वहाँ अगर आप बैंक में पैसा डालेंगे तो आप ही को चार्जेस देने पड़ेंगे। क्या उसी स्थिति में हम लोग लौटने जा रहे हैं सर? 2%, 3% का ब्याज मिलेगा सेविंग अकाउंट पर। एफडी का भी नगण्य ही मानिए 6%। इन्फ्लेशन जो है कहाँ हम लोग उससे बीट कर पाएंगे? सेविंग अकाउंट्स पे जो ब्याज दरें हैं, देखिए उसको आप इस तरह से समझिए कि एक जो ग्राहकों का बिहेवियर है उसमें भी एक बड़ा शिफ्ट पिछले कुछ वर्षों में दिखाई दिया है। अब तक ये होता था कि सेविंग अकाउंट पे मिलने वाला ब्याज, एफडी की बात नहीं कर रहा हूँ, सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ, उस पे मिलने वाला ब्याज भी लोग एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते थे। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों के सेविंग अकाउंट्स में होते थे और उसके जरिए इंटरेस्ट मिलता था। लोग समझते थे कि ये बढ़िया है। तब महंगाई दर कम हुआ करती थी और अगर आपको 7-8%, 9% का अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लीजिए एफडीज पे या सेविंग अकाउंट पे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोगों को लगता था कि यार इतना पैसा तो सीधे सीधे खाते से ही ऐसे ही आ रहा है जी, तो वो एक फ़ायदा। अब लोग सेविंग अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं केवल ट्रांजैक्शन के लिए, बड़े पैमाने पे, यानी पैसा आपको किसी का चुकाना है, कोई आपकी ईएमआई जानी है, उतने भर का पैसा लोग रखना प्रेफर करते हैं, बाकी पैसा वो अपने इन्वेस्टमेंट में या बाकी जगहों पर लगाते हैं। तो इस शिफ्ट को भी हमको इसके साथ समझना होगा। अब सेविंग अकाउंट्स केवल एक टूल रह गए हैं ट्रांजैक्शंस का। जी, तो प्रवीण सर, इसका एक तो बैड साइड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। गुड साइड ये है कि मान लीजिए अब मुझे पर्सनल लोन लेना हो, घर खरीदना हो, मुझे नई नई नौकरी लगी है, मुझे घर खरीदना हो, तो होम सेक्टर में जो डिमांड है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। ओवरऑल न केवल हाउसिंग सेक्टर बल्कि ओवरऑल जो इकोनॉमी के कंजम्पशन से रिलेटेड जितने सेक्टर हैं, जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, आपके एसी, टीवी, फ्रिज, होम अप्लायंसेस हो गए, इनकी डिमांड बढ़ेगी। साथ ही साथ कारों की, बाइक्स की, स्कूटर्स की, जो ऑटो सेक्टर है यहाँ पे हमको अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। ये पूरा का पूरा माहौल आपको बनता हुआ नज़र आएगा जब आगे और रेट कट होंगे तो जो कर सस्ते होंगे, उसके साथ जो इनकम टैक्स में कटौती सरकार की तरफ से की गई है, आपका 12 लाख तक की कमाई को फ्री किया गया है, वहाँ से बचने वाला पैसा भी सीधा सीधा कंजम्पशन में जाएगा, कुछ हिस्सा उसका इन्वेस्टमेंट में भी जाएगा जाहिर तौर पर। तो ये एक बड़ा फ़ायदा इकोनॉमी को भी होगा, कर सस्ते होंगे तो आम लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। जी, एक और सवाल सर इससे जुड़ा हुआ, मान लीजिए पहले कहा जाता था कि इधर कम ब्याज मिल रही है बैंकों में, तो आप अपना पैसा जो है शेयर मार्केट में लगा लीजिए, सोने में लगा लीजिए, बिटकॉइंस में लगा लीजिए और तमाम तरह के जितने भी एसेट क्लास है वहाँ लगा लीजिए। चूँकि अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है, ट्रम्प, टैरिफ और तमाम तरह के मुद्दे हैं, तो अभी जनता पैसा लगाए तो कहाँ लगाए सर? ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ओवरऑल द पिक्चर, आप द बिगर पिक्चर समझाते हैं। इस वक्त तो अनसर्टेनिटी ऐसी है कि अच्छे इस फंड मैनेजर्स वजह इस वक्त ये बताने में उनके सामने भी उहापोह है कि पैसा एक्चुअली में लगाया कहाँ जाए। लंबे वक्त के लिए ज़्यादातर जानकार यही बात कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, इक्विटी मार्केट्स में लगा सकते हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी, भारत की खपत की स्टोरी, भारत की डेवलपमेंट की स्टोरी वो प्रॉमिसिंग है। इस चीज़ की ज़्यादातर जो जानकार हैं वो कहते हैं यहाँ डिमांड, यहाँ भारत ग्रो कर रहा है, चूँकि बाजार 6.5% की रेट 6.5% रेट से भी अगर इंडिया अभी ग्रो कर रहा है
तो वो भी दुनिया के सबसे तेज जो ग्रोथ वाले कंट्रीज हैं उसमें शामिल है भारत। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आने वाले अगले 10, 15, 20 साल भारत की ग्रोथ के लिए अच्छे रहने की उम्मीद है। नई आबादी है आपकी, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लोग स्किल्ड वर्कफोर्स अब एक तैयार हो रहा है। अभी भी हालांकि हम बहुत पीछे हैं चीन को अगर हम देखें उस हिसाब से, लेकिन फिर भी देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो रहा है। सेमीकंडक्टर हो या दूसरे न्यू एज बिजनेसेस हैं वो फ्लरिश कर रहे हैं, स्टार्टअप फ्लरिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल लंबे वक्त के अगर आप के लिए देखेंगे उस हिसाब से तो इक्विटी मार्केट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो प्रॉमिसिंग दिखाई देते। शॉर्ट टर्म के लिए अभी किसी के पास ये बताने के लिए नहीं है कि क्या रियल्टी में पैसा लगाएं, क्या गोल्ड में पैसा लगाएं। गोल्ड जिस तरह से पिछले 1 साल में और इस साल भी अब तक जिस तरह के रिटर्न गोल्ड ने दिए उसने तो न सिर्फ इन्वेस्टर्स को चौंकाया, सरकारों को भी चौंका दिया है जी। सरकारें अपनी स्ट्रेटजी में फेल होती हुई नजर आई हैं। 2 स्कीम्स बंद कर दी। बिल्कुल, भारत सरकार को आप देख लीजिए तो एसजीबी पर सरकार बुरी तरह फंस गई है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि गोल्ड जिस तरह से भागा है उसने सरकार और आरबीआई दोनों के हाथ पैर फुला दिए हैं। तो अभी किसी के पास ये पक्की जानकारी या पक्का एनालिसिस नहीं है कि साहब यहाँ जाएंगे यहाँ पैसा बनेगा, मार्केट्स आगे कुछ वक्त में कैसा परफॉर्म करेंगे, इसको लेके भी अभी एक उहापोह। आधे लोग कहते हैं कि साहब चढ़ेगा, आधे लोग कहते हैं कि अनसर्टेनिटीज इतनी ज़्यादा है कि रिसेशन अगर आ गया तो दुनिया भर के मार्केट्स क्रैश कर जाएंगे। तो वो मामला जो है वो ऐसा है जहाँ पे कि बिल्कुल एक दो फाड़ दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बाजार की। आज बाजारों में जबरदस्त तेजी रही। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर पैर पीछे खींचने से बाजारों में जबरदस्त तेजी रही। सेंसेक्स जो है करीब 1600 अंक चढ़ गया, 76,726 के पार चला गया। निफ्टी 500 अंक चढ़कर 23,329 के लेवल पर पहुंच गया। इन्वेस्टर्स के एक दिन में ही 9 लाख करोड़ रुपए बन गए। अब बाजार को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आई। सवाल है सर आपसे कि मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? पहले तो ये कह रहे थे कि 1,05,000 तक का टारगेट देंगे, फिर उसके बाद क्या घट घुटा के 82,000 पे आ गए? बिल्कुल, मॉर्गन स्टैनली ने एक बड़ी रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की आई है और इस वक्त आई है जबकि पूरा जो रिदम देसाई की रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, जब पूरी अनसर्टेनिटीज अनफोल्डिंग मोड में है, अनफोल्ड हो रही हैं ग्लोबल लेवल पर ट्रंप के टैरिफ के वजह से जी। तो उसमें जो अभी हम बात कर रहे थे कि अभी किसी को ये पक्के तौर पर आइडिया नहीं है कि मार्केट्स किस तरफ जाएंगे, दुनिया भर की स्थिति क्या होगी। 3 महीने का पॉज है जो ट्रंप की तरफ से लगाया गया है, 3 महीने की रोक है कि भाई तब तक हम नहीं लेंगे आप पर बढ़े हुए रेसिप्रोकल टैरिफ जी। लेकिन 3 महीने के बाद क्या हालात होते हैं, क्या भारत एक ट्रेड डील कर पाएगा, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो पाएगा या नहीं, क्या रूपरेखा होगी, क्या शक्ल होगी, भारत को कितना फ़ायदा होगा, अमेरिका को कितना फ़ायदा होगा, या चीन और अमेरिका के बीच जो 145% टैरिफ वर्सेस 125% का टैरिफ की जो जंग है, जिसमें फिर ट्रंप ने यू टर्न लिया कि साहब हम लैपटॉप, सेमीकंडक्टर जो आपके कंप्यूटर्स हैं, ऐसे जो क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और बाकी चीज़ें हैं वहाँ पर हम रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाएंगे, उनको छूट दी गई है। उसके बदले में चीन ने रेयर अर्थ पर अपना होल्ड कर दिया, रोक लगा दी कि हम अमेरिका जाने नहीं देंगे। रेयर अर्थ पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो डिपेंड करता है। अमेरिका पूरा एक तरह से कहिए कि हतप्रभ रह गया है चीन के इस फैसले के बाद। एक बड़ी चाल चीन ने चली है। अब इस सब के बीच में मार्केट्स को लेके जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो पिछला बेस केस का सिनेरियो दिया था मार्च में ही, उसमें 93,000 बताया था। अब वो कह रहे हैं कि ये 82,000 पे इस साल के अंत तक सेंसेक्स आ सकता है, यानी 12% की गिरावट। तो हाँ, तो अभी उस हिसाब से 12% की गिरावट है। लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो अभी अगर 76,000 के आसपास अगर सेंसेक्स है तो उस लेवल से फिर भी आपकी तेजी नज़र आ रही है मार्केट्स में। तो एक मामला ऐसा है जो ये बताता है कि ठीक है बहुत तेजी नहीं आएगी, 1,05,000 की नहीं है, लेकिन 82,000 के लेवल तक सेंसेक्स पहुंच सकता है। इसका मतलब अच्छी खासी तेजी यहाँ से दिसंबर तक होती हुई दिखाई दे रही है। ये भी बताता है कि भारत की जो स्थितियाँ हैं वो शायद फेवरेबल रहेंगी इस पूरी अनिश्चितता के बीच में। तो एक बड़ी रिपोर्ट है जिसमें इस तरह का आइडिया लगाया गया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ कंसर्न भी हैं, कुछ चिंताएं भी हैं मार्केट्स के सामने। जी
अब सर कहाँ लगाएं पैसा, वो भी एक एडिशनल जानकारी हम अपने व्यूवर्स को दे दें। उनका कहना है कि फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर साइक्लिकल्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, और कहाँ वो अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, यानी कहाँ वो हटने की बात कह रहे हैं, वो भी जान लीजिए। एनर्जी, मटेरियल्स, यूटिलिटीज़ और हेल्थ केयर में उनका अंडरवेटिंग का जो है वो रेटिंग उन्होंने दे रखा है। सर आपने जैसा कि बता दिया कि बुल केस में 30% की संभावना है। सेंसेक्स जो है 51,000 के आसपास, 91,000 के आसपास का कहा जा रहा है। लेकिन उन्होंने इसके साथ में ये जोड़ा है कि अगर सरकार की रिफॉर्म्स योजनाएं और मजबूत निकलती है, जैसे कि जीएसटी कटौती में उन्होंने बात कही है, कृषि कानूनों पर आप आगे अगर कुछ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। साथ ही तेल की कीमतों को लेकर कहा जा रहा है सर, क्रूड ऑयल को कहा जा रहा है कि $70 प्रति बैरल के नीचे रहती है तो सेंसेक्स जो है 91,000 तक पहुंच सकता है। वही बेयर केस सिनारियो में उनका कहना है कि 20% की संभावना है, और उस केस में जो सेंसेक्स है वो 63,000 के आसपास जाएगा, यानी 20% डाउनवर्ड। जी जी, गिरावट का। और उस समय की बात वो कह रहे हैं कि उस समय कैसे अगर ये पॉसिबल होगा, तो अगर कच्चे तेल की कीमतें जो हैं, जो अभी हाल फिलहाल में 60 से 65 के बीच में डोल रहा है सर, वो अगर 100 बैरल के पार चली जाती है, अमेरिका में मंदी आ जाती है और आरबीआई जो है ब्याज दरें बढ़ा देता है, तो सेंसेक्स जो है सर 63,000 के पास आ जाएगा। तो ये बात है। मतलब भारत का जो एक स्ट्रॉन्ग मैक्रो स्टेबिलिटी है, भारत के जो ट्रेड को लेके चीज़ें दुरुस्त हैं, माहौल जो है वो सुधर रहा है, प्राइमरी डेफिसिट कम हो रहा है, ऐसे तमाम जो फैक्टर हैं जो इंडिया के फेवर में है, उसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। और उसी के हवाले से सेंसेक्स को लेके एक जो बेस केस सिनेरियो है उसमें उन्होंने कहा है कि ये 82,000 पर पहुंचना चाहिए। सर एक सवाल मेरा व्यूवर्स का ही सवाल है। व्यूअर्स कहते हैं कि तमाम तरह की रिपोर्ट्स आती है शर्मा जी, कभी कहा जाता है कि 1,05,000 के समय चला जाएगा, अब कहते हैं कि 63,000 के आसपास चल जाएगा, 80,000 के आसपास चल जाएगा, और तमाम तरह की और भी ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स कहती हैं। ऐसे समय में जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ अपने चरम पर है, शेयर मार्केट में जिस तरह से हम कह रहे हैं कि उथल पुथल है, कभी ट्रम्प साहब के सामने कहा दिया जाता है, उनको कह देते हैं कि हम वापस ले रहे हैं, कभी कहते हैं कि किसी चीज़ में हम छूट दे रहे हैं, तो इन सब तमाम सिनेरियोज़ में निवेशक जो है, जिनका पैसा लगा हुआ है बाज़ार में, या जो नई पैसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डिप आ गया तो लगा दें, उनको क्या सलाह होगा सर? देखिए, सलाह इन रिपोर्ट्स के अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उनमें अलग अलग एडवाइजरी दी गई हैं, वो बात अलग है। लेकिन मोटे तौर पर आप ये समझिए कि भारत की जो असली चीज़ है वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में निहित है। अगले 20 सालों में, अगले 15 सालों में भारत किस तरह से ग्रोथ करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस चीज़ में निहित है। आप चाहे डिजिटल रिफॉर्म देख लीजिए, किस तरह से जो गवर्नेंस है वो पूरी की पूरी डिजिटल फॉर्मेट में आ गई है। आपको जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, वो सारा आप डिजिटली हासिल कर सकते हैं। लोगों की परेशानियां, लोगों को सरकार से जो ज़रूरतें होती हैं वो आसानी से मिलने का रास्ता साफ हुआ है। बहुत सारे जो क्लमजी कानून थे, जो बहुत क्लटर्ड थे, उन सबको सरकार ने दुरुस्त करने की कोशिश की है। स्लो पेस में ही सही, लेकिन रिफॉर्म आते हुए नज़र आए हैं, हमको रिफॉर्म दिखाई दिए। चाहे इस बजट की अगर हम बात कर लें, सरकार ने कई सेक्टरों में कई तरह के रिफॉर्म लाने की कोशिश की है। कुछ जगह सरकार रुकी भी है, पैर पीछे भी सरकार को करने पड़े हैं, चाहे कृषि कानून हो या बाकी चीज़ें हो। लेकिन जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, नई फैक्ट्रियां लगाने की बात है, नया इन्वेस्टमेंट आने की बात है, वहाँ पर सेंटीमेंट भी हमने बदलता हुआ पिछले 10-12 साल में देखा है। इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्किलिंग पे काम हो रहा है, नए लड़कों को नौकरियां भी मिल रही हैं। तो अगले 15-20 साल भारत के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल वाले साबित हो सकते हैं। चाहे ग्रीन एनर्जी देख लीजिए या बाकी जो सनराइज सेक्टर्स हैं उनमें देख लीजिए, इंडिया का परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है। कोविड के वक्त से जो सप्लाई चेन को चेंज करने की बात है, तो वो तमाम सिनेरियो ऐसे हैं जो बताते हैं कि भारतीय कंपनियां, भारत की पूरी इकोनॉमी वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। उसी में इस सवाल का जवाब भी शामिल है कि आखिर निवेशक कहाँ जाएं। लंबे वक्त के लिए अगर आप हैं तो जैसा ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप मार्केट्स में रह सकते हैं, अच्छी कंपनियां देख के, उनके फंडामेंटल्स देख के, उनके काम क्या करती हैं वो देखिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास आपका अध्ययन होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जहां आप पैसा लगा रहे हैं सट्टेबाजी के तौर पर मार्केट में, क्विक गेन्स के लिए मार्केट्स में न जाएं, क्योंकि वो सेबी की स्टडीज़ भी बताती है कि भैया आप ऐसा करेंगे
तो आपको ऐसा करने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं उनको लॉस होता है, चाहे एफ एंड हो या बाकी चीज़ें हो। लंबे वक्त के लिए अच्छी कंपनियों में अच्छी पढ़ाई लिखाई करके समझदारी के हिसाब से अगर आप पैसा लगाते हैं और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र्स की राय लेकर पैसा लगाते हैं तो जाहिर तौर पर लंबे वक्त में आप ठीक ठाक पूंजी इकट्ठी कर सकते हैं। और भी अच्छा तरीका है, चाहे आप एसआईपी के जरिए या म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप पैसा लगाएं मार्केट्स में। धीरे धीरे अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ इकट्ठी करने में सफल हो सकते हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और आखिर में बात करेंगे चीन की, ट्रंप की और भारत की भी। टैरिफ के जंजाल में फंसे चीन ने बड़ी चाल चल दी है। चाल है भारत में सामानों की डंपिंग करने की। इसे लेकर सरकार से लेकर इंडस्ट्री तक फिक्र में। मेरा आपसे सवाल है प्रवीण सर कि चीन को लेकर ये जो फिक्र है वो कितनी बड़ी है और कितनी चिंताजनक है? देखिए, जब से ट्रंप का और चीन का आपसी वॉर शुरू हुई है टैरिफ को लेके, 145 वर्सेस 125 का जो एक के बाद एक टैरिफ लगाए एक दूसरे पर, और अब स्थिति ये है कि दोनों देश एकदम एक दूसरे के सामने सीना तान कर खड़े हुए हैं ट्रेड को लेके। चीन बार बार कह रहा है कि ये प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है, इसमें दुनिया में किसी को फ़ायदा नहीं होगा इस टैरिफ वॉर से। लेकिन अमेरिका अपनी जगह अड़ा हुआ है। कुछ रियायतों को छोड़कर वो बिल्कुल दुनिया भर को तो उसने छोड़ दिया कि आप 10% बेसलाइन टैरिफ पे रहिए, 3 महीने का पॉज है। चीन के साथ एकदम अमेरिका कट्टर रुख बनाए हुए कि नहीं, आपको किसी तरह की रियायत मुझे नहीं देनी। आज भी कोई खबर नहीं आई सर, नहीं तो अभी तक खबर आ जाती थी कि हाँ भाई टैरिफ जो है वो 145 से बढ़कर इतना हो गया। एग्जैक्टली। तो वो मामला है, उसमें अमेरिका ने एक बस छूट दी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, लैपटॉप वगैरह को लेके, हाँ, क्योंकि उसकी जरूरत अमेरिका। तो सर ये तो सुविधा अनुसार राजनीति हुई ना कि मेरे काम की है भाई, मैं सिलिकॉन वैली हूँ तो मुझे जो जरूरत है मैं उस पर लगा देता हूँ। अल्टीमेटली कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों को देख के काम करेगा। अमेरिका जो कर रहा है वो अपने देश के हितों को देख के कर रहा है, वहाँ की इंडस्ट्री को देख के कर रहा है। चीन कर रहा है वो अपने आप को देख के कर रहा है। चीन ने उस पर पलटवार ये किया है कि आप जो प्रतिबंध हम पे लगा रहे हैं 145% का, चीन ने एक बड़ा कदम उठाया और वो ये किया कि जो रेयर अर्थ हैं, मेटल्स हैं, वहाँ पर उसने उठाकर वो पूरी की पूरी जो सप्लाई अमेरिका को जाती है उसको उसने रोक दिया है। कि रेयर अर्थ अमेरिका नहीं जाएंगे। ये ऐसे क्रिटिकल वो है मेटल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि मोबाइल फ़ोन्स में, स्मार्टफोन में, वहाँ से लेकर कई तरह के प्रोडक्ट्स में, कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक उसमें इस्तेमाल होता है। अमेरिका के लिए बेहद ज़रूरी है। चीन पर अमेरिका के जो रेयर अर्थ मेटल हैं उसकी डिपेंडेंसी जो है वो 2017 में 80% थी। यानी अमेरिका की ज़रूरत का 80% हिस्सा उसको चीन से लेना पड़ता था रेयर अर्थ मेटल्स का। अब वो घटा है। अमेरिका पिछले कुछ वक्त से लगातार इसकी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो 70% पर आ गया है। यानी 10% की गिरावट है, बस 70% भी डिपेंडेंसी आपकी। बाकी दुनिया के देशों में भी है, ब्राज़ील पे भी रिजर्व है, भारत पर भी है। अमेरिका उन जगहों को, उन देशों को खंगाल रहा है, जैसे चाहे ग्रीनलैंड हो या फिर आपका जो यूक्रेन हो, इनके साथ रेयर अर्थ मेटल्स को लेके, क्रिटिकल मेटल्स को लेके वो डील करना चाहता है। यूक्रेन के साथ हुई नहीं, हमने ये देखा। भारत के साथ भी कोशिश है कि किसी तरह का समझौता हो। तो अमेरिका और चीन की जो लड़ाई है वो नए एक मोड़ पर पहुंच गई है। इस पूरे दौरान में चीन की दूसरी तरकीब ये है या चाल ये है कि किसी भी तरह से वहाँ की फैक्ट्रियों में बन रहा माल दुनिया के दूसरे देशों में डंप हो। भारत चूंकि सबसे नज़दीकी है, पड़ोसी है और बड़ा बाजार है, तो चीन के सामान भारत में क्या डंप होना शुरू हो गए हैं, इसको लेके जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं वो सरकार के पास गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा है कि चीनी इंपोर्ट सामानों का वो बढ़ा है देश में, और उन्होंने इसी लिहाज में मांग की है कि आपको इसको चीनी गुड्स के इंपोर्ट पर आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए। तो ये एक बड़ी मांग सरकार के पास आई है इंडस्ट्री की तरफ से कि चीन के सामान जो भारत में एक डंप यार्ड की तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश है उसको किसी तरह से रोका जाना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय कंपनियों को, छोटे MSMEs को, इन सब को बड़ा
एक नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। सर इससे मैं मोटा मोटी अगर मैं समझ पाऊँ तो इससे तो मैन्युफैक्चरर्स बहुत प्रभावित होंगे। बिल्कुल। और जो आईआईपी के जो आंकड़े आए थे, जो कहा जा रहा था कि 6 महीने के सबसे निचलम स्तर पर आ गए हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो डेंट पड़ा था वो मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग पर पड़ा था, तो इस हिसाब से तो इस सेक्टर को और मार पड़ जाएगी सर अगर डंप किया जाएगा चाइना से माल तो। बिल्कुल, उसमें स्टील है, एल्यूमिनियम है, उसमें बाकी सारे जो आपके इंडस्ट्रीज़ हैं या सेक्टर हैं, वहाँ सारी जगहों पर एक मुश्किल पैदा हो सकती है कंपनियों के सामने। इसके अलावा जो फिनिश्ड गुड्स हैं, चाहे आप टॉयज देख लीजिए या दूसरे चीज़ें देख लीजिए, उन सब में भारतीय कंपनियों के लिए चीन के सस्ते माल का मुकाबला करना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। और इसी वजह से जो कंपनियां हैं ज़्यादातर वो सरकार के दरवाजे पर खड़ी हो गई हैं कि आप हमको इससे बचाएं। सरकार के सामने मुश्किल ये है कि अमेरिका के साथ उसकी डील हो नहीं पा रही है, फिलहाल बातचीत चल रही है, वहाँ क्या नतीजे निकलते हैं ये देखना होगा। और दूसरी तरफ चीन का जो सामान का आगमन जो बढ़ा है, उसमें सरकार उसको कैसे बचाए, ये उसके लिए एक तरह से दो तरह की एक मुश्किल सरकार के सामने पैदा इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए सर, तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी में।